आखिरी लफ्ज ये खत्म नहीं हुआ उम्र, ये तो दोबारा शुरू हो गया है के बाद रेस्ट हाउस में अचानक मुकम्मल खामोशी छा गई। अहमद के हाथ में वो पर्ची अब भी थी जिस पर सिर्फ एज लिखा था। उमर ने टारिज की रोशनी में अपने बेटे की आंखों में खौफ देखा। अबू, ये कौन है? अहमद का आवाज कांप रहा था। जारा ने उमर का बाजू पकड़ा। हमें यहां से निकलना चाहिए, अभी। मगर इससे पहले कि वो कोई कदम उठाते, पुराने रेस्ट हाउस के तहाने से एक खड़खड़ाहट की आवाज आई। फारिस ने अपनी बेटी हना को पीछे खींचा। कोई वहां है। उमर आगे बढ़ा। मैं देखता हूं। उसने तहाने का दरवाजा खोला तो सामने एक परसरार रोशनी दिखाई दी। एक पुरानी मेज पर एक लैपटॉप खुला हुआ था जिस पर एक वीडियो चल रही थी। वीडियो में हारिस वाज़ेह तौर पर जिंदा था और वो कह रहा था, तुम समझते हो सब खत्म हो गया? ये तो महज आगाज था। अब तुम्हारे बच्चे मेरे हैं। ये सुनते ही मरियम चीख पड़ी। अबू, वो देखो। उसने दीवार की तरफ इशारा किया जहां हारिस की एक ताजा तस्वीर लगी हुई थी जिसमें वो बिल्कुल जिंदा और सेहतमंद दिखाई दे रहा था। जारा के पैरों तले से जमीन खसक गई। नहीं, ये मुमकिन नहीं। हमने खुद उसे। उमर ने उसे सहारा देते हुए कहा। शायद हमने बहुत जल्द समझ लिया था कि वो मर गया है। फारिस ने अपना फोन निकाला। मैं पुलिस को कॉल करता हूं। मगर फोन पर कोई सिग्नल नहीं था। अचानक लैपटॉप से एक और मैसेज आया। तुम्हारा हर इकदाम मेरे कंट्रोल में है। तुम बाहर नहीं जा सकते। अहमद ने खिड़की की तरफ दौड़ लगाई। दरवाजे बंद हैं, सब बाहर से ताले लगे हुए हैं। मरियम रोने लगी। हम यहां फंस गए हैं। उमर ने अपने आप को संभाला। नहीं, हम फंसे नहीं हैं। हम मिलकर उसका रास्ता ढूंढेंगे। उसने एक टूटी हुई कुर्सी उठाई और खिड़की पर वार किया। शीशा टूट गया और बाहर की ताजा हवा अंदर आने लगी। सब बाहर निकलो, उमर ने कहा। सबने बाहर निकलने की कोशिश की मगर बाहर गहरा धुआं था। कोई आग लगा चुका था। जारा ने खानसते हुए कहा, यह धुआं कहां से आ रहा है? फारिस ने इशारा किया। वो देखो, कोई बाहर है। दूर खड़े हुए हारिस ने उन्हें देखा और मुस्कुराया। इसके हाथ में अहम दस्तावेजात थीं जो उमर की कंपनी की थीं। तुम्हारी सब कुछ मेरी है, वो चलाया। उमर ने गुस्से से मुट्ठी भींची। तुम्हें ये सब करने नहीं दूंगा। मगर हारिस तारीकी में गायब हो गया। पुलिस की गाड़ियों की आवाजें करीब आती महसूस हुईं। सुपरिंटेंडेंट ने अंदर आकर सबको बचाया। हमें एक नामालूम कॉल मिली थी, उन्होंने बताया। उमर ने जारा को देखा। ये कब खत्म होगा? जारा ने जवाब दिया, जब हम उसका सामना करेंगे। अकेले नहीं, मिलकर। घर वापसी पर हर कोई खामोश था। शफीक साहब और नाजनीन बेगम दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ? तुम सबके चेहरे इतने परेशान क्यों हैं? शफीक साहब ने पूछा। उमर ने सारा वाकया सुनाया। हारिस जिंदा है और वो हमारे बच्चों को निशाना बना रहा है। नाजनीन बेगम की आंखों में आंसू आ गए। हमने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। अहमद और मरियम अपने कमरे में बैठे सवालात कर रहे थे। हारिस हमारा कौन है? वो हमारे खिलाफ क्यों है? उमर ने उन्हें समझाने की कोशिश की। ये एक पुरानी दुश्मनी है जो हमने तुम्हारी नस्ल तक पहुंचा दी है। जारा ने उमर का हाथ थामा। अब हमें अपने बच्चों की हिफाजत के लिए लड़ना होगा। अगले दिन उम्र के आफस में एक पुरासरार पेकीज आया। अंदर एक पुरानी डायरी थी जिस पर हारिस के वालिद का नाम लिखा हुआ था। डायरी के आखिरी सफ़े पर लिखा था, मैंने अपने बेटे को तुम्हारे खिलाफ वर्से में दे दिया है। वो मेरा इंतकाम पूरा करेगा। उम्र के हाथ कांपने लगे। उसे एहसास हुआ कि ये जंग अभी बहुत लंबी चलने वाली है। रात को उम्र और जारा छत पर बैठे थे। हम कब तक डरते रहेंगे? जारा ने पूछा। उमर ने उसे करीब खींचा। हम डर का सामना करेंगे, इकट्ठे। उनके दरमियान खामोशी छा गई। दोनों जानते थे कि आने वाले दिन और भी मुश्किल होंगे। सुबह होते ही उमर ने फैसला किया कि वो हारिस का सामना करेगा। उसने एक मैसेज भेजा, तुम्हें मिलना है तो सामने आओ। छिपने का खेल अब खत्म। जवाब फौरन आया, ठीक है, कल रात वहीं जहां सब खत्म हुआ था। आखिरी जंग होगी। फारिस ने जब सुना तो वो भी साथ चलने पर इसरार किया। ये मेरी लड़ाई भी है। शफीक साहब ने दोनों बेटों को गले लगाया। खबरदार रहना, तुम दोनों मेरी आंखों का नूर हो। मुकर्रा रात को उमर और फारिस रेस्ट हाउस पहुंचे। हारिस उनका इंतजार कर रहा था। आखिर तुमने हिम्मत की, उसने तंज किया। उम्र ने सीधा सवाल किया, क्या चाहते हो? हारिस ने जवाब दिया, वो सब कुछ जो तुमने मुझसे छीना था। मेरा हक, मेरी इज्जत, मेरी मोहब्बत। फारिस आगे बढ़ा। तुम्हारे वालिद ने हमारे खानदान को तबाह किया था।
हमने सिर्फ अपना दिफा किया। हारिस का चेहरा बिगड़ गया। झूठ! तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अचानक पुलिस आ गई, मगर हारिस के पास एक और चाल थी। उसने दिखाया कि वो उम्र की कंपनी के तमाम राज जानता है। अगर तुमने मुझे गिरफ्तार करवाया तो ये राज सबके सामने आ जाएंगे, उसने धमकी दी। उम्र ने फैसला किया। जाओ, मगर याद रखो, अगली बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। हारिस मुस्कुराया और गायब हो गया। फारिस ने पूछा, तुमने उसे क्यों जाने दिया? उम्र ने जवाब दिया, क्योंकि अब हमें जहान से लड़ना होगा, ताकत से नहीं। घर वापस पहुंचकर उमर ने जारा को सब कुछ बताया। अब हम उसे अपने तरीके से शिकस्त देंगे, उसने वादा किया। जारा ने उसे यकीन दिलाया, तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अहमद और मरियम ने भी अपना ताउन पेश किया। हम भी लड़ सकते हैं, अहमद ने कहा। उमर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी हफाजत ही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। इस रात उम्र ने हारिस के वालिद की डायरी पढ़नी शुरू की। हर सफा नए राज खोल रहा था। अचानक उसे एक ऐसा राज मिला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। डायरी के आखिरी सफात पर लिखा था, हारिस तुम्हारा हकीकी भाई है। मैंने उसे तुम्हारे खानदान से बदला लेने के लिए पाला। ये पढ़ते ही उम्र के हाथ से डायरी गिर गई। इसकी सारी जिंदगी एक झूठ पर खड़ी थी। वो जारा के पास दौड़ा। तुम्हें पता है मैंने क्या पाया है? जारा ने डायरी पढ़ी तो उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। ये कैसे मुमकिन है? दिन उमर ने फैसला किया कि वो हारिस को सच बताएगा। उसने उसे मीटिंग के लिए बुलाया। तुम्हें एक सच सुनना होगा, उमर ने कहा। हारिस ने तंज किया, तुम्हारे मना से कौन सा सच? जब उमर ने उसे डायरी दिखाई तो हारिस का चेहरा बदल गया। ये झूठ है। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद अब मेरी शनाख्त भी छीनना चाहते हो, उमर ने परजोश लहजे में कहा। यह सच है, हम भाई हैं, हमारी लड़ाई बेमानी है। हारिस ने डायरी फाड़ने की कोशिश की। तुम झूठ बोल रहे हो, मगर उसकी आवाज में यकीन की कमी थी। जारा ने मुदाखलत की। हारिस, सच को तस्लीम कर लो, हम सब अकट्ठे रह सकते हैं। हारिस की आंखों में आंसू आ गए। मैं अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ पर गुजार चुका हूं। वो गर गया और रोने लगा। उमर ने उसे उठाया। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर हारिस ने कहा, बहुत देर हो चुकी है, मैं वापस नहीं जा सकता। वो चला गया, मगर इस बार उसके कदमों में वो गुस्सा नहीं था जो पहले था। घर वापस आकर उमर ने सबको सच बताया। सब हैरान रह गए। तो हारिस हमारा ही है? अहमद ने पूछा। उमर ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, और हमें उसे वापस लाना होगा। फारिस ने कहा, यह आसान नहीं होगा। जारा ने जवाब दिया, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। शफीक साहब खामोशी से सब सुनते रहे, फिर बोले, खुदा का शुक्र है कि मेरा बेटा जिंदा है, हम उसे वापस लाएंगे। इस रात उमर ने हारिस को एक खत लिखा। तुम हमारे हो, हमेशा से थे, घर वापस आओ। जवाब आया, मुझे वक्त चाहिए। एक हफ्ते बाद हारिस आया। उसके चेहरे पर इत्मीनान था। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, उसने कहा। उमर ने उसे गले लगा लिया। घर में खुश आमदीद। मगर अचानक दरवाजा खुला और एक नामालूम शख्स अंदर आया। ये तुम्हारी आखिरी मुलाकात है, उसने कहा। सब ने मड़कर देखा। वो हारिस के वालिद का पुराना साथी था, जो अब तक इंतकाम की आग में जल रहा था। तुम सबको खत्म कर दूंगा, उसने बंदूक तान ली। हारिस आगे बढ़ा। नहीं, ये सब खत्म करो, उसने बंदूक की नाली पकड़ ली। मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। एक धमाका हुआ। हारिस गिर गया। उमर चलाया। नहीं, पुलिस आ गई और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि हारिस बच जाएगा। उमर ने उसका हाथ थामा। तुम हमारे हीरो हो, हारिस ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने आखिरकार सच्चे खानदान को पा लिया। खानदान ने मिलकर फैसला किया कि वो नई शुरुआत करेंगे। सब ने मिलकर हारिस का इस्तकबाल किया। अब कोई राज नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, जारा ने कहा। अब सब खत्म हो गया। ये अल्फाज जारा के लबों से निकले, मगर दिल में वो बेचैनी थी जो खत्म नहीं हुई थी। गाहे गाहे हारिस की आंखों में नमूदार होने वाली खामोशी, घर के हर कोने में बखरे सवालात, और वो खामोश रातें जिनमें हर छोटा सा साउंड दिल के दरवाजे पर दस्तक देता रहता था। मगर जिंदगी बहुत ही रही, और इसी बहाव में इन सब ने एक नया अहद बांध लिया। जो टूट सकता है उसे जड़ने दो, जो बखर चुका है उसे संभालो, और जो छिप गया है उसे रोशनी के सामने लाकर रख दो। हारिस के अस्पताल बस्तर पर एक जख्म था, मगर उसके दिल में ऐसे दांतगैर एहसासात अभर रहे थे जो बरसों की तन्हाई और नफरत का नतीजा थे। वो अक्सर अकेले बैठकर खिड़की से बाहर सड़क की तरफ देखता। लोगों की मामूली हंसी
और घरों के रोशन शीशे उसे दुनिया की आम खुशियों का हिस्सा लगते, मगर उसी में उसके सीने में फंसी हुई खंजर की याद भी ताजा होती। उमर ने उसे समझाने के लिए दिन रात मेहनत की, न सिर्फ हारिस की हिफाजत के लिए बल्कि हारिस के अंदर रह जाने वाले बच्चे को भी जिंदा करने की खातिर। तुम हमारे हो हारिस, जिसने तुम्हें धोखा दिया उसे हम नहीं मानेंगे, उमर ने कई बार कहा, और अपनी हर बात में उस इस्तिकलाल का रंग था जो एक बाप और बड़े भाई से मुतवक्का होता है। जारा ने भी जब देखा कि हारिस के अंदर एक उलझन, एक गलत फहमी बाकी है, तो उसने गुस्से को नाराजगी में और नाराजगी को शफकत में बदल दिया। वो अक्सर हारिस के कान के करीब सिर रखकर उसे बताती, तुमने जो कठिन रास्ता चुना वो तुम्हारी मर्जी थी, मगर अब रास्ता बदलने का वक्त है। घर तुम्हारा है, खुदा तुम्हारा है, और हम तुम्हारे साथ हैं। घर के अंदर पहली चंद रातें पुरस्कौन गुजरें, लोग एक दूसरे को देखकर पूछा करते, मगर आंखों में वही खौफ बन पड़ा। अहमद और मरियम दोनों ने अपने अपने तरीके से कोशिश की कि हारिस को हकीकी खानदान का हिस्सा महसूस करवाएं। अहमद ने स्कूल के किस्से सुनाए, मरियम ने घर के छोटे छोटे कामों में हारिस को शामिल किया, और दोनों बहन भाइयों की मासूम कोशिशों ने आहिस्ता आहिस्ता हारिस के दिल में छुपी हुई सख्ती को नरम करने का काम किया। मगर उसके बावजूद साया का खौफ खत्म नहीं हुआ था। पुलिस की तफ्तीश जारी थी। सना ने जो एतराफ किया, उसके बाद भी साये की गूंज कहीं दौर पहाड़ों में गूंज रही थी। किसी ने कहा था साया, और उसी नाम ने हर कान पर एक नया शोर पैदा कर दिया था। सुपरिंटेंडेंट रोज आकर नए जीनियाती, डिजिटल और इंसानी शवाहिद का मुताला करता, मगर साया एक ज़हीन दुश्मन था। वो नहीं जो सीधा सामने आकर लड़े, वो एक नीचे से हिलते हुए हथकंडों वाला दुश्मन था, जो लोगों के बीच दूरियां पैदा करता, हसद भड़काता और फिर खुद कदम रखकर सब कुछ तहस नहस कर देता। दिन सुबह सवेरे जब सूरज अभी आहिस्ता आहिस्ता जमीन के किनारों को चमकाने लगा था, उम्र ने दफ्तर से एक लिफाफा घर लाया। लिफाफे के अंदर कुछ कलीदें, कुछ कीमती कागजात और एक छोटी सी नोट थी जिस पर महज चंद अल्फाज लिखे गए थे, सच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां ऊपर नहीं, नीचे उतरती हैं। उमर ने ये नोट हाथ में लिया तो उसके मुंह से एक आहिस्ता सी सांस निकली। ये नोट शायद किसी छिपी हुई गवाही का ताला खोल सकता था। फारिस ने कहा, यह पैगाम वाज़ेह करता है कि सच हमें ऊपर नहीं, नीचे के तारिक रास्तों में तलाश करना होगा, जहां प्रोजेक्ट एज के निशान छिपे हैं। दोनों ने फैसला किया कि वो इस बार सिर्फ पुलिस पर इन्हिसार नहीं करेंगे। उन्हें खुद लीड लेना होगा, खुद पता लगाना होगा कि किसने हारिस को बीज के तौर पर इस्तेमाल किया और उसका क्या मकसद था। उमर ने घर में सबको एक जगह बुलाया और खुद उनके सामने सब बातें रख दी। हमें इस जंग को मुकम्मल करना होगा, मगर गैर जरूरी ताकत इस्तेमाल किए बगैर। जारा ने सिर हिलाकर कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, मगर होशियारी से। उसके बाद कई दिन गुजरे, रोजाना किसी न किसी रब्त या सबूत के टुकड़े मिलते। एक रात पुलिस ने एक पुराने गोदाम के करीब से कुछ दस्तावेजात और कंप्यूटर हार्ड ड्राइव जब्त की, जिनमें प्रोजेक्ट एज के रिकॉर्ड्स थे। यही वही फाइलें जो उमर ने कई साल पहले देखी थीं, मगर अब मालूम हुआ कि यह प्रोजेक्ट महज कारोबारी धोखा नहीं था। उसमें लोगों को बेदखल करने, जमीनें छीनने और कारोबारी दुश्मनों को खत्म करने की एक संजीदा साजिश थी। इसके पीछे न सिर्फ एक इंसान तह के तौर पर छिपा था, बल्कि कई सरकारी और नीम सरकारी चालें भी थीं, जो किसी ने रकम, ताकत और असर व रसूख के नाम पर चला रखी थीं। पुलिस ने कुछ नाम इंदराज किए, मगर बहुत सी खफिया पसंदीदा कुव्वतें, जिनका असर हर घड़ी महसूस होता था, पोशीदा रहें। फिर एक रात एक काबिल एतबार सादा आदमी ने उम्र के घर के बाहर से राब्ता किया। उसका चेहरा पैराने दिया था, मगर आंखों में खौफ और सच्चाई दोनों रोशन थे। उसने आहिस्ता से कहा, मैं वही हूं जो तुम्हारे वालिद के घर का खादिम रहा। मैंने सब कुछ देखा था, मगर डर के मारे बोल न सका। मैंने हारिस के वालिद को देखा जब वो छप कर किसी का खत लिख रहा था, और मैंने देखा कि किसने बेटे को उधार लिया, किसने उसे तुम्हारी जात के खिलाफ इस्तेमाल किया। इस आदमी के अल्फाज ने सबको हिला कर रख दिया। एक बार फिर घर का माहौल संजीदा हो गया। उसके बाद एक तवील गुफ्तगू हुई, रात भर बातें हुई, और वो बूढ़ा आदमी बताता गया कि कैसे 10-20 साल पहले एक माहिदा हुआ जिसने खानदानी जमीनों और कारोबार की बुनियादों को हिला दिया। इसने बतलाया कि हारिस के वालिद ने एक ऐसी चाल चलने की कोशिश की जिसे घर के बड़े समझ न सके।
اس میں معاہدہ کرنے والوں نے اپنے مفادات کو مقدم رکھا اور ایک بیٹے کی زندگی کو بیچ دیا۔ جب یہ سچ سامنے آیا تو سب نے محسوس کیا کہ شاید حارث کے اندر جو نفرت اور انتقام بھرا تھا وہ اس نفسیاتی نقصان کا عکس تھا۔ کسی نے اسے چھوٹا بچے سمجھ کر تربیت دے دی، مگر اس کی یادوں میں جو تلخی بس گئی وہ پھر آنے والی نسلوں میں درد بن کر نکلتی رہی۔ عمر نے آہستہ سے کہا، ہمیں اسے معاف کرنے کی ضرورت ہے، پہلے اس کو، پھر خود کو، پھر دنیا کو۔ زارا نے جواب دیا، معافی آسان نہیں مگر اسے زندگی بخش سکتی ہے، مگر معافی دینے سے قبل حقیقت کا سامنا ضروری تھا۔ ایک رات جب سب گھر میں سو رہے تھے، احمد نے کھڑکی کے باہر ایک چمکتی ہوئی چیز دیکھی۔ یہ دراصل ایک چھوٹی سی میموری کارڈ تھی جس پر ایج ٹریک لکھا تھا۔ احمد نے فوراً اسے اٹھایا اور اندر آ کر عمر کو دکھایا۔ عمر نے کارڈ کو کھولا تو اس میں ایک مختصر ویڈیو تھی جس میں ایک آدمی اسکرین کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ جزوی طور پر چھپا ہوا تھا مگر آواز واضح تھی، تم کتنی بھی محنت کر لو، سچ وہی ہے جو میں نے تمہارے سامنے رکھا تھا۔ تمہارے والد نے مجھ سے وعدہ توڑ دیا اور میں نے اپنے بیٹے کو اس وعدے کی کمائی دینی سکھائی۔ ویڈیو میں کچھ نمبرز اور ایڈریسز آئیں جنہیں عمر نے فوراً پولیس کے ساتھ شیئر کیا۔ یہ دماغ کو جھنجھوڑ دینے والا ثبوت تھا۔ ایک لڑی کی ابتدا مل گئی تھی جو سایہ تک پہنچاتی تھی۔ پولیس نے اس نشانی کے مطابق ایک چھاپا مارا اور ایک غیر متوقع مقام سے ایک 20 سال پرانا نوٹس اور کچھ لکھی ہوئی خطوط ملے۔ ان خطوط میں ایک نام کا تذکرہ بار بار آ رہا تھا، ایک نام جسے عمومیت میں سایہ کے طور پر جانا جاتا تھا، مگر حقیقت میں وہ ایک طاقتور رشتہ دار تھا جس نے اپنی نفرت کو ایک منصوبے میں تبدیل کیا تھا۔ جب پولیس نے اس قابض کی شناخت کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ اس کا اثر صرف عمر کے خاندانی دشمنوں تک محدود نہیں، یہ اثر ایک بڑے کاروباری حلقے میں پھیلا ہوا تھا جہاں بہت سی طاقتیں ملی ہوئی تھیں۔ ہاں، اب چہرے سامنے آ رہے تھے مگر ہر چہرہ ایک نئے سوال کو جنم دیتا اور ہر جواب ایک نئے جواب کی طرف لے جاتا۔ یہی نظام تھا جس نے عوامی انصاف کو مفلوج کر رکھا تھا اور لوگوں کو اشرافیہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ اس دوران حارث کا علاج جاری رہا اور اس کی چھوٹے چھوٹے باتوں، صدمے اور پرانی یادوں کے درمیان نرم رشتوں نے مضبوط بنیاد پکڑی۔ حارث آہستہ آہستہ گھر کے عام کاموں میں شامل ہونے لگا۔ وہ صبح سویرے باہر بیٹھ کر چائے پیتا، احمد کے اسکول کے بارے میں پوچھتا اور مریم کے ساتھ کھانا کھاتا۔ اس کے چہرے پر جو نشانات تھے وہ ظاہر نہیں تھے مگر آنکھوں میں کڑواہٹ باقی تھی۔ مگر ایک دن جب مریم نے اس کے سامنے ذاتی طور پر اپنا دل کھولا اور بتایا کہ کب وہ سب کچھ سنبھالنا چاہتی ہے، حارث کی آنکھوں میں پہلی بار شرمندگی کے آنسو آئے۔ وہ چپ رہا مگر اندر ایک نرم جگہ گر گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسے احساس ہوا کہ کہیں نہ کہیں اسے پھر سے گھر کی وہ گھٹن بھری محبت مل رہی ہے جو شاید وہ کھو بیٹھا تھا۔ عمر نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کے دل کو ایک تکیہ ملا، یہ یقین کہ انسان بدل سکتا ہے اور سچائی کا سامنا کرنے سے راحت مل سکتی ہے۔ پھر ایک دن اچانک جب سب کاموں میں مشغول تھے، گھر کی دروازہ زور سے کھلا اور ایک نامعلوم شخص اندر آیا، اسی طرح جیسے پہلی بار آیا تھا، مگر اس بار وہ مختلف انداز سے بولا، یہ تمہاری آخری ملاقات ہے۔ اس کی آواز میں وہی گھمبیر سردی تھی۔ حارث نے بغیر سوچے ہی اس کی طرف بھاگا، نہیں، یہ سب ختم کرو۔ مگر جب لڑائی ہوئی اور بندوق چل گئی تب ایسی وہ دھماکہ ہوا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ حارث زمین پر گرا۔ عمر کی چیخ، زارا کی رو رو کر بے بسی اور بچوں کی چیخیں سب نے ایک لمحے میں گھر کو خون کی تصویر بنا دیا۔ مگر زندگی نے پھر بھی ان کی امید کو نہ توڑا۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی، ملزم کو قابو کیا گیا اور حارث کو فوری ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے بعد میں اطلاع دی کہ حارث بچ جائے گا مگر اسے طویل بحالی کی ضرورت ہے۔ عمر نے حارث کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، تم ہمارے ہیرو ہو۔ حارث نے کمزور سی آواز میں کہا، میں نے آخر کار سچے خاندان کو پا لیا۔ زارا کا سر اس کے کندھے پر تھا اور اس کی آنکھوں میں راحت اور کرب دونوں کے آثار تھے۔ اب سب ختم ہو گیا۔ یہ جملہ پھر سے زارا کے لبوں پر آیا مگر اب اس کے الفاظ میں ایک نئی حقیقت تھی۔ سب خطرہ ختم نہیں ہوا مگر اب وہ مل کر اس کا سامنا کریں گے۔ ماں نازنین بیگم کی آنکھوں میں شکر تھی مگر کلیہ سکوت بھی تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ زخم جلد بھر نہیں پائیں گے، مگر اس نے اپنے بیٹوں کو ایک احتیاطی نصیحت دی، دشمنی کو عقل سے لمع کرو، طاقت سے نہیں۔ یہ نصیحت عمر کے لیے خاص طور پر معنی خیز تھی
क्योंकि वो जानता था कि ताकत के जोर में कई बार सच दब जाता है और इस बार वो चाहता था कि सच ही गालिब आए। फारिस ने भी हिल्फ उठाया कि वो खानदान की हिफाजत के लिए हर मुमकिन तदबीर करेगा, मगर उसके लहजे में समझदारी भी थी। हमें नासाज तरीकों से निपटना होगा, कानून और अवामी राय को अपने साथ रखना होगा। हफ्तों गुजरे और इंसाफ के निहायत धीरे धीरे पहिए मड़ने लगे। पुलिस ने साया के नेटवर्क के कई हिस्से बेनकाब किए। कुछ लोगों को अदालत में पेश किया गया और कुछ को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने लोगों की जिंदगियों को पलक झपकते ही बर्बाद किया था। मगर हर गिरफ्तारी के साथ एक खाली जगह भी उभरती। कुछ नुकसान को पछले में वापस नहीं लाया जा सकता और कुछ जख्म हमेशा दिखा करते हैं। हारिस जब आहिस्ता आहिस्ता सेहतियाब हो रहा था तो वो अक्सर रात में उम्र के पास बैठकर पूरे वाकये के बारे में खामोश रहता। कभी कभी वो बस अंगलियों से कपड़े का कुनारा नापता, कभी कभी खिड़की खोलकर दूर आसमान में सितारों को देखता। उस दिन जब उसने अपनी गिरफ्तारियों और गलतियों का इतराफ किया तो उसके अल्फाज में वो दर्द खुलकर सामने आया। मैंने जो किया उसके लिए मैं खुद को माफ नहीं कर सकता, मगर मैं कोशिश करूंगा कि अपनी गलतियों का अजाला करूं। उमर ने हाथ बढ़ाकर उसके कुंधे पर रखा। किसी को मुकम्मल तौर पर बदला नहीं जा